हे गाइस, आप सभी का स्वागत है वॉल्यूम के एक्सप्लेनेशन में। फाइनली यहाँ पे स्लाइम की मांगा एंड हो गई एंड अब बारी है वॉल्यूम का एक्सप्लेन करने की। इससे पहले मैं वॉल्यूम एक्सप्लेन करूँ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे स्लाइम यानी कि तेंसुरा और यहाँ पे बीजीएमआई का कोलैब हुआ है इस मतलब लिटरली अनएक्सपेक्टेड। फिलहाल आप अपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साइड बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना वॉल्यूम 10 का चैप्टर 3। फिलहाल जहाँ तक मैंने मांगा में एक्सप्लेन कर दिया था, मैं उसके आगे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लाइट नॉवेल हम लोग को बताया जाता है कि अब जो रेनर होता है ना, वो हिनाता को टीज कर रहा था। यहाँ पे हिनाता रेनर के साथ आए और वर्सेस करे। साथ में ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जो गाय होता है वो शोना का टीज कर रहा था, क्योंकि जब गाय ने यहाँ पे रेमरो को चैलेंज करा तो रेमरो के सामने शोना आ गया और उसने कहा कि मेरे मास्टर से निपटने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा, वैसे भी तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफी होंगी। उस टाइम यहाँ पे रिमरू और बेनी मारू तो उसे मारने की सोच रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि शोना आगे जा चुकी है तो वो दोनों ही पीछे हो गए। इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे को देख के हंसते भी हैं, क्योंकि वो दोनों ही एक चीज सोच रहे थे, गाय की पिटाई करने के लिए। उन लोगों को लगा कि शोना को भी एक चांस देना चाहिए अपने आप को साबित करने का, क्योंकि वो यहाँ पे गाय के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा दिख रही थी। अब रिमरू बताते हैं कि यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है, एक साइड रेनर और हिनाता और दूसरी साइड यहाँ पे गाय और शोना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेनर और हिनाता की बात करते हैं। भले रेनर यहाँ पे ए क्लास रैंक का एडवेंचरर होता है, लेकिन उसके बाद भी हिनाता उसे बहुत ही आसानी से हरा देती है। रिमरू कहता है कि हिनाता और रेनर बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक हाथ के सामने एक चींटी आ गई हो। रिमरू साथ में ये भी बताता है कि हिनाता इतनी पावरफुल तो है कि वो एक थर्ड क्लास के डीमन लॉर्ड को इजीली हरा सकती है। एट लास्ट हिनाता ने कहीं ना कहीं रिमरू को भी टक्कर दे ही दी थी। देखने वाली बात ये भी होती है कि इस टाइम हिनाता अपने आर्मर में नहीं होती और वो रेनर के साथ अपने मुक्कों से लड़ाई करती है और उसके बाद भी जीत जाती है। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हिनाता कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। रिमरू हमें बताता है कि हिनाता यहाँ पे रेनर को बहुत आसानी से हरा देती है और रेनर जो होता है वो यहाँ पे जमीन पे बैठ जाता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग यहाँ पे शोना और गाय को देखते हैं। गाय यहाँ पे रिमरू से कह रहा होता है, तुम अपने सामने एक लड़की को ला रहे हो, कितने बड़े डरपोक हो तुम। लेकिन रिमरू कहता है शायद से इसको पता नहीं है कि ये कौन है। और शोना कहती है यहाँ पे गाय से, तुम्हारे लिए तो सिर्फ मैं ही काफी होंगी। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गाय बिना कुछ कहे और बिना कुछ सोचे समझे अपने पास जो होली स्वॉर्ड होती है उससे शोना के ऊपर अटैक करता है। लेकिन शोना वो तो उसके स्वॉर्ड को यहाँ पे चकनाचूर कर देती है। उसके इतने ढेर सारे पीसेस हो जाते हैं कि उसको देख के गाय भी शॉक हो चुका था। वो कह रहा था ये इम्पॉसिबल होना चाहिए, ये एक होली स्वॉर्ड है। फिलहाल शॉन कहती है, कम ऑन वापस उठो, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर लड़ने की हिम्मत है। रेबरो हम लोग से कहता है, देख के साफ मालूम पड़ रहा था कि शोना यहाँ पे गाय को टीज कर रही है, क्योंकि उसे यहाँ पे गाय के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रखा है। गाय कहता है, तुम जैसा एक ना समझ यहाँ पे मॉन्स्टर मेरे को हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं हूँ एक ए रैंक का एडवेंचरर। और वो अपने यहाँ पे बैकअप स्वॉर्ड्स निकालता है और यहाँ पे शोना के ऊपर हमला करता है। और वो टाइम होता है जब शोना यहाँ पे चैंटिंग स्टार्ट कर देती है। शोना चैंट करते करते यहाँ पे अपने गॉड यानी कि रेमरो को प्रेस करती है, जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा होली सर्कल बन जाता है, जो कि गाय के चारों तरफ होता है। ये होली सर्कल एक्चुअली में डी इंटीग्रेशन का होता है। अगर तुम लोग ने हिनाता का डी इंटीग्रेशन देखा है तो तुम लोग को मालूम होगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। फिलहाल इसे देख के रिमरू भी काफी शॉक था। गाय के चारों साइड यहाँ पे डी इंटीग्रेशन का सर्कल्स बन जाते हैं एंड एट लास्ट यहाँ पे शोना कहती है, तुम्हारी बकवास यहीं पे खत्म होती है। वो मैजिक बहुत ज्यादा यहाँ पे खतरनाक था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके बाद भी गाय का यहाँ पे आधा कपड़े उतर चुके हैं, लेकिन वो जिंदा है। शोना इस पे कहती है, ये मैजिक काफी पावरफुल है और मुझे इसे अभी और समझने की जरूरत है। शायद से रिमरू समझ सही कह रहे थे, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। ऑन दी अदर साइड रिमरू यहाँ पे हमें कह रहा होता है, मैंने शोना को शायद से 4-5 दिन पहले ही यहाँ पे एडलमैन के साथ होली मैजिक प्रैक्टिस करने को यहाँ पे बोला था, और लिटरली 4-5 दिन के अंदर ही शोना यहाँ पे मोस्ट पावरफुल होली मैजिक जो कि इंटीग्रेशन है उसको सीख चुकी है, और वो भी इतनी परफेक्टली कि यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ गाय के कपड़े उड़ाए हैं और गाय बिल्कुल जिंदा बचा हुआ है। अब फिलहाल यहाँ पे इन दोनों की फाइट खत्म हो जाती है और यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो गई थी। एक साइड हिनाता जीती थी और एक साइड सोना। अब यहाँ पे जितने भी काउंसलर्स होते हैं, यहाँ पे जो एलरिक होता है, जो गेविन होता है, वो यहाँ पे रेनहर से कहते हैं कि आप हमारे मास्टर हो एंड आपने कहा था कि आप किसी डीमन लॉर्ड से ज्यादा पावरफुल हो, एंड हिनाता से तो खास तौर पर आप सामने उसके खड़े क्यों नहीं होते और सिर्फ फाइट क्यों नहीं करते। लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही यहाँ पे रेनहर अपनी पैंट गीली कर देता है और उसका ये बिहेवियर देख के सबको मालूम पड़ गया था कि रेनहर से तो कुछ भी नहीं होने वाला। रिमरू यहाँ पे गेविन, एलरिक और रेनर को काफी बड़ा स्टूपिड भी कहता है। रिमरू का मानना था कि यहाँ पे लोग इतने बड़े स्टूपिड थे कि ये लोग एक डीमन के खिलाफ बिना कोई प्लान करे यहाँ पे एम्प्टी हेडेड आ गए फाइट करने के लिए। इन्हें लग रहा था कि ये मेरे को कैप्चर कर लेंगे और मेरे से काम निकलवाएंगे। फिलहाल ये सब हो ही रहा होता है, तभी हम लोग को मालूम पड़ता है कि रिमरू ने यहाँ पे सोई को काफी जगह लगा रखा था ताकि वो नोटिस कर पाए अगर कोई भी बाहर से इंटरफेयर करने की ट्राई करे। रिमरू हम सबसे बताता है कि यहाँ पे जो एक काउंसिल का यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, जो यहाँ पे उसके वॉल्स हैं, वो काफी पावरफुल हैं, क्योंकि वो सारे वॉल्स पे यहाँ पे कुछ टाइप का मैजिक लगा हुआ है जिससे वो इजिली टूटने वाले नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे रिमरू को कुछ नोटिस होता है। वो अपनी मैजिक सेंसेशन से नोटिस कर पाता है कि 2 किलोमीटर दूर एक रेड
रेड हेयर कलर की लड़की कोई पिस्टल जैसी चीज लेके खड़ी हुई है और यहाँ पे एल्ड्रिक को निशाना बना रही है। राफेल बताती है कि वो एक पिस्टल है और रिमरो कहता है क्या तुम्हें पता है उसकी रेंज कितनी होगी। इस पे राफेल बताती है कि उसकी रेंज यहाँ पे 60 मीटर कुछ हो सकती है। रिमरो कहता है कि 2 किलोमीटर इतनी इजीली उसको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करा जा सकता, बहुत ही इजी बात है। अगर किसी पिस्टल की यहाँ पे रेंज 60 मीटर है तो वो भला 2 किलोमीटर दूर किसी को कैसे मारेगी। फिर भी रिमरो सोचता है क्या पता वो इसे मैजिक का यूज करके उसकी रेंज बढ़ा दे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो कि रिमरो ने नोटिस या फिर कुछ बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करा था। वो रेड हेयर कलर वाली लड़की जो होती है ना, वो उस पिस्टल को शूट कर देती है और जो बुलेट होती है वो 10-15 मीटर जाने के बाद ही गायब हो जाती है। वो एक्चुअली में एक ब्लैक कलर के होल में चली जाती है। राफेल बताती है कि ये भी एक टाइप का मैजिक है, जहाँ पे कोई चीज यहाँ से अगर गायब हो रही है तो वो चीज यहाँ से बाहर निकल सकती है। इसका मतलब सिंपली भाषा में ये है कि स्पेस में ट्रेवल करना। रिमरो कहता है इस हिसाब से तो मेरी सारी कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी। और उसके अगली सीन में रिमरो हमें बताता है कि उसे एल्ड्रिक के सामने एक ब्लैक होल खुलते हुए दिखता है। उस ब्लैक होल के अंदर से वो बुलेट निकल के आती है और एल्ड्रिक के साइड जा रही थी। रिमरो बताता है ये काफी तेज था और रिमरो चाह के भी उसे नहीं रोक सकता। अगर वो एल्ड्रिक को यहाँ पे वार्न कर भी देता है तब भी वो एल्ड्रिक को नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी बीच में राफेल आती है और वो कहती है हम लोग इसे ब्लेज़र बल्ब से रोक सकते हैं। रिमरो कहता है क्या सच में, जबकि इतनी तेज है। जिसमें राफेल कहती है हाँ बिल्कुल। और रिमरो ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से ब्लेज़र बल्ब एक इंस्टेंट में जाती है और उस बुलेट को पकड़ लेती है। इससे यहाँ पे एल्ड्रिक की जान बच जाती है। साथ में सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ अजीब सा हुआ था। रिमरो इन सबको यहाँ पे बताता है कि किसी बंदे ने यहाँ पे एल्ड्रिक को मारने की ट्राई करी है। रिमरो साथ में ये भी बताता है कि सोई ऑलरेडी उस रेड लेयर वाली लड़की के पीछे जा चुका है। उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पे इन सब के पीछे केविन और एल्ड्रिक नहीं बल्कि कोई ना कोई ऐसा मास्टरमाइंड तो जरूर है जो कि इन सबको ही ऑर्डर्स दे रहा है। और जैसे ही उनके बंदे हमारी पकड़ में आ जाते हैं वो उनको मरवा देते हैं ताकि हम उनसे कोई भी इन्फॉर्मेशन ना निकलवा पाए। फिलहाल क्योंकि यहाँ पे रिमरो ने इसे रोक लिया था तो सारे काउंसिल मेंबर्स को बताता है कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या। सारे काउंसिल मेंबर्स यही कह रहे होते हैं कि कोई ना कोई तो यहाँ पे रिमरो को गलत साबित करने के लिए ये सब कर रहा है ताकि सारी काउंसिल मेंबर्स को लगे कि रिमरो उनके लिए खतरा है। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर इंग्रेशिया का प्रिंस यहाँ पे मारा जाता है और वो भी रिमरो के बगल में होने की वजह से तो रिमरो के ऊपर ही सारा ब्लेम जाएगा। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए रिमरो सेफ है। फिलहाल वो यहाँ पे समझ जाता है कि यहाँ पे गेविन और एल्ड्रिक के पीछे कोई और है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो गेविन होता है और उसके जो बंदे होते हैं उनको ये सारे काउंसलर्स यहाँ पे अरेस्ट कर लेते हैं। रिमरो यहाँ पे गेविन से जाके पूछता है कि ये सबके पीछे तुम ही हो ना, और तुम ही वो हो ना जिसने यहाँ पे एल्ड्रिक को भी मैनिपुलेट करा। जिसपे गेविन कहता है बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एल्ड्रिक था, यानी कि वो प्रिंस जिसने गेविन को कहा ये सब करने के लिए। इनफैक्ट वो ऑफ डोमिनेशन भी यहाँ पे एल्ड्रिक नहीं दिया था। अब ये सब सुन के रिमरो कहता है कि गेविन अभी भी यहाँ पे झूठ बोल के अपने आप को बचाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन अब वो अपने आप को बचा नहीं सकता। फिलहाल रिमरो इससे पहले कि यहाँ पे गेविन से कुछ और बातें यहाँ पे लिखवा पाता, वहाँ पे एंट्री होती है किंगडम ऑफ इंग्रेशिया के किंग की। इसका नाम होता है एगिल। अब एगिल जो होता है वो यहाँ पे एल्ड्रिक का डैड भी होता है। वो जैसे ही एंटर करता है सब लोग उसके सामने सर झुका लेते हैं। रिमरो भी अपना सर झुकाने वाला होता है लेकिन शोना और बेनीमारू उसे रोक लेते हैं। रिमरो बोलता है सच में इसका ऑरा तो कमाल का है। फिलहाल वहाँ पे एगिल आगे आता है और वो यहाँ पे रेनबो को देखता है। उस साथ में ये भी देता है उन सारे काउंसलर्स को जिनको यहाँ पे सोई ने अपने शैडो टेक्निक से वहीं के वहीं जमा रखा था। एगिल यहाँ पे उनको इग्नोर करता है और रेनबो से कहता है मेरे ख्याल से आप ही टीम लॉर्ड रिमरो हैं। जिस पर रिमरो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। एगिल जो होता है वो कहता है मैं यहाँ पे इंग्रेशिया का किंग की तरह नहीं बल्कि एक फादर की तरह आया हूँ। वो बोलता है कि उसके सन ने यहाँ पे मिस्टेक करी है इसलिए वो यहाँ पे उसके बिहाफ से माफी मांगने आया है। वो अपना सर झुकाता है और रिमरो से माफी मांगता है वो सब चीजों के लिए जिसके लिए एल्ड्रिक यहाँ पे जिम्मेदार था। इस पे रिमरो कहता है एगिल सच में काफी ज्यादा यहाँ पे जिम्मेदार डैड लग रहा है। फिलहाल रिमरो कहता है अगर मैं इस टाइम इससे ज्यादा सवाल पूछूंगा तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसलिए उस टाइम रिमरो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एगिल से ये कहता है कि कोई बात नहीं और वो यहाँ पे ये होप करता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी ना हो। जिसपे एगिल रिमरो को वादा करता है। साथ में वो यहाँ पे गेविन और यहाँ पे रेनर को बोलता है तुम दोनों ने जो करा है उसके लिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। और गेविन मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न करा है लेकिन तुम मेरे यहाँ ना होने का फायदा उठाते हो। इसकी वजह से एगिल यहाँ पे रेनर और गेविन को यहाँ पे अरेस्ट करने का आदेश देता है। लेकिन वो दोनों ही बहुत जिद्दी होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम ये बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन तभी कुछ ब्लैक सूट में कुछ लोग आते हैं जो कि एक्चुअली में यहाँ पे इंग्रेशिया के मिलिट्री के बंदे होते हैं और उनको देख के यहाँ पे रेनर और गेविन दोनों ही शांत हो जाते हैं और शांति से चले जाते हैं। अब यहाँ पे एगिल बताता है कि आज से काफी ज्यादा तमाशा ऑलरेडी हो चुका है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे काउंसिल को कल यहाँ पे रीस्टार्ट करें। इस पे रिमरो हाँ कहता है और अगले दिन का हम लोग सीन देखते हैं जहाँ पे रिमरो बताता है कि उसने जितनी कंडीशंस दी थी इन लोगों ने उसे मान लिया क्योंकि वो लोग अब रिमरो से वापस यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहते। रिमरो बताता है उनमें से 3 डिमांड्स ये थी। पहली चीज कि यहाँ पे टेम्पेस्ट को एज अ नेशन देखा जाएगा, यानी जो जूरा टेम्पेस्ट है वो एक ऑफिशियल नेशन की तरह देखा जाएगा। दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि काउंसिल में कुछ भी हो उसका यहाँ पे एक पार्ट रिमरो भी होना चाहिए। और तीसरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो भी यहाँ पे काउंसिल की मिलिट्री है उसमें रिमरो का भी एक पार्ट होना चाहिए ताकि
कभी रेनबो को अगर जरूरत पड़े तो काउंसिल उनकी हेल्प कर सके। और गाइस यहीं पे चैप्टर 3 खत्म हो जाता है वॉल्यूम 10 का। आप लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट से जाके बताना, एंड या सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।